गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है कर रहे हैं आपके सामने कौन सा सीरीज है, तो ये अपना जो एएलपी का टेक्नीशियन का सीबीटी 1 का जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम लोग कर रहे हैं ना। तो आइए आज हम लोग 2 सेट करेंगे, एक सेट नहीं करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, तो 2 सेट करने वाले हैं। एक तो आपका शिफ्ट 1, उसके बाद दूसरा आपका शिफ्ट 2 करेंगे। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो सेट नंबर 22 करेंगे और 22 के साथ साथ सेट नंबर हम लोग 23 भी हम लोग करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का 2 शिफ्ट करेंगे, एक 22 नंबर और एक आपका 23वां नंबर जो है, दोनों हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये इसका आप लोग को कंप्लीट अगर 39 सेट का एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर लेना है, पीडीएफ बुक इसका लेना है, तो सिंपली आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आपके मोबाइल में रहना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट दिया है, एमजी क्लासेस ऐप को आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो है दूसरा, अगर किसी को साइंस का कोर्स स्पेशल लेना है, स्पेशल साइंस एनसीईआरटी का जो है लेना है, साइंस एनसीईआरटी का स्पेशल लेना है, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट रहेगा आपका। अगर ये किसी को लेना है तो ये भी आपको क्या करना है, एमजी क्लासेस ऐप पर आपको मिल जाएगा। इस ऐप को आप जो है इंस्टॉल करके आप अपना मोबाइल में रख लीजिए। आइए अब हम लोग आते हैं आपके सामने धड़ल्ले से। 2 शिफ्ट आज हम लोग करने वाले हैं, एक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा, दोनों शिफ्ट करेंगे तो जल्दी से आपका फिर ये समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब आपका कितना आएगा? प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया भैया, आपको v का मान बताना है कि आपका कितना आएगा। इसका v का मान आपको बताना है कि कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक वस्तु का 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई कितना है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका रखा जाता है, तो वस्तु की दूरी कितना हो गया, तो वस्तु का दूरी हो गया तो माइनस में होगा। वस्तु का दूरी आपका क्या होगा, माइनस में होगा और 20 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है लेंस का। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो लेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा सब कोई, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से हम लोग को निकालना क्या है, v निकालना है, तो v निकालना है 1/v इक्वल टू 1/f और उधर चल जाएगा प्लस 1/u। इतना तक तो सबका क्लियर है। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f का मान कितना दिया है, तो f का मान दिया है 10, तो 10 बैठा दिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब -1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20, जो कि आपका 1/v के बराबर है। तो यहाँ से आपका v कितना हो गया, तो 20 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ गया। 20 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ गया। क्लियर, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कहां से नहीं आया है, जरा सा 1 मिनट, 1 मिनट जरा सा बस रुक जाइएगा, थोड़ा सा बस हल्का सा रुक जाइए। हम आपको क्लियर दोबारा समझा देंगे, इसमें कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हम दोबारा आपको ये समझा देंगे। देखिए देखिए जरा सा, देखिए भैया क्या हुआ है इसमें, दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया था तो दोबारा से समझ लीजिए। देखिए इसमें बस कुछ नहीं किए हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है वो बस आपको समझा देते हैं। 10 सेंटीमीटर आपका दिया है क्या, तो आपका फोकस दूरी आपका दे दिया है, यू दे दिया है आपका -20 आपका सेंटीमीटर, क्योंकि यू आपका माइनस में रहता है। हम लोग क्या जानते हैं, तो लेंस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सिंपली आपका v का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और आंसर आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर। बस आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलिए एकदम बढ़िया, एकदम धीरे धीरे प्यार से सबको समझ में आ गया होगा। इसको जरा सा देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? बड़ा ही आसान है। शक्ति पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम, कार्य बाई समय। इसी को कहा जाता है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। शक्ति का क्या होता है? एसआई, मात्रक, तो आपका वाट होता है। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट आपका जो है होता है। क्लियर? आसान क्वेश्चन था। इसी को कहा जाता है क्या? तो दर लग गया समय के कारण, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? एक इस सब के लिए अब समय अब आपको नहीं लग रहा। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु का त्रिज्या का प्रयोग है वो आपको परमाणुिक आकार मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एटॉमिक साइज, परमाणुिक आकार मापने के लिए। और ये किसमें मापा जाता है? तो नैनोमीटर में आपका नापा जाता है। 10 के पावर -9 मीटर, नैनोमीटर में आपका जो है परमाणु की त्रिज्या का आकार आपका जो है नैनोमीटर में मापा जाता है। इसी के हिसाब से देखा जाए, और कहीं कहीं आपको एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 एंगस्ट्रम में भी आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए, परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रम आपका होता है। उसके बाद परमाणु का नाभिक का त्रिज्या 10 के पावर -15 मतलब 1 फर्मी आपका जो है होता है। और परमाणु त्रिज्या को किसमें? तो परमाणु त्रिज्या को किसमें? तो नैनोमीटर में आपका जो है मापा जाता है। क्लियर? आइए, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें बोला गया है? तो वो आपको ध्यान देना है। तो किसमें बोला गया है? तो अधातु के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर आपका अधातु के बारे में बोल दे, अधातु के बारे में बोल दिए, कैसे पता चलेगा? तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन अगर रहे तो आपके सामने 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो आपका अधातु के श्रेणी में आ जाएगा। अधातु आपका उष्मा का कुचालक होता है, अधातु उष्मा का कुचालक होता है। वही अगर धातु अगर रहे तो क्या होगा? अगर उसका बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ये आपको ध्यान देना। क्वेश्चन में हमको अधातु बोला है, मतलब 5, 6, 7, 8 आपका जो है बाहर में आपका इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर के कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन आपका या तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो वो अधातु के अंतर्गत में आ जाएगा। और अगर बाहर के सेल में 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा, तो यह आपका धातु के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है आपका। अगले नंबर क्वेश्चन पे इसको देखिए जरा सा। यदि एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि 10 केजी का द्रव्यमान है, बड़ा ही आसान है। 10 केजी का द्रव्यमान किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाता है तो त्वरण कितना होगा? देखिए भैया क्या है, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। सब कुछ क्लियर चल रहा है ना? आपको त्वरण बताना है। A इक्वल टू क्या होगा? F बाई m होगा। कुछ तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, तो आपके सामने कितना हो गया? F बाई m। F कितना दिया है? 20, m कितना दिया है? 10। ये कट गया भैया, बचा 2। एकदम आसान क्वेश्चन, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं सोचिए, आंसर मारिए। ऑप्शन नंबर डी बउआ वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग चले, इसको जल्दी से दिमाग में आप लोग छाप लीजिए। अगले वाले क्वेश्चन में आइए, इसको देखिए क्या दिया है भैया। क्वेश्चन क्या दिया है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? जिसको पुनः स्थिति में जो है नहीं लाया जा सकता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, और जिसको पुनः स्थिति में ला सकते हैं वो आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा।
तो इस हिसाब से तो आपका भैया क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना पहला ही आपका सही उत्तर है। इसको ये आपका किसका होगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन खट्टा ब्यूरेटिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ब्यूरेटिक अम्ल के कारण मक्खन आपका जो है खट्टा होता है आपका। क्लियर, ब्यूरेटिक अम्ल के कारण। उसके बाद आप बहुत सारा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बहुत सारा देखिएगा। क्या क्या देखिएगा, जैसे कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया आपका, पेट्रोलियम का जलना पेट्रोलियम का आपका जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये सब आपका रासायनिक, या लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, आपका कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्लियर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग के लिए है, देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल को देखिए। भोजन का पाचन होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। धातुओं में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना, अभी हम लोग पढ़े मक्खन खट्टा होना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो कुछ भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन। नमक और रेत का मिश्रण भौतिक परिवर्तन। पानी और तेल का मिश्रण भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। क्लियर, रासायनिक हो गया जिसको हम लोग दोबारा से पुनः स्थिति में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक हो गया दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन, ये सब आपका ये थोड़ा कंसेप्ट वाला है। यदि अल्युमिनियम की संयोजकता कितना है, तो अल्युमिनियम का संयोजकता आपका 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता आपका 2 है। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र निकालना है। तो रासायनिक सूत्र के लिए क्या होता है, अल्युमिनियम हम यहाँ लिख लिए और यहाँ ऑक्सीजन लिख लिए। अल्युमिनियम का संयोजकता कितना है, तो 3 है, देखिए भैया। ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। इसको बस उलट फेर कर देना है, मतलब यहाँ ई वाला चल जाएगा इधर और ई वाला आ जाएगा आपका इधर। उलट फेर कर दीजिए। उलट फेर जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2 इधर चल गया और ई वाला 3 ऑक्सीजन पे चल जाएगा। ये हो गया अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो Al2O3 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी नहीं डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा Al2O3। सूत्र आपका ये बना Al2O3। बस इसको चेंज कर देना है, बस इसको चेंज कर देना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए भैया अगला देखा जाए। अगला क्या देखा जाए, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो भैया कोशिका जो मृत होती है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मृत आपका होता है स्केलन काइमा में। कहाँ पे आपका मृत पाया जाएगा, तो स्केलन काइमा में आपका मृत होता है। उसके बाद या फिर कठोर होता है, या फिर आपका क्या होता है, कठोर होता है। ये आपके सामने एक कोलेन काइमा दिखाई दे रहा है। ये कोलेन काइमा जो दिखाई दिया, ये कोलेन काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और कोलेन काइमा में आपका क्या होता है, ये आपका जीवित होता है, ये आपका जीवित होता है और ये जीवित होता है, क्लोरोफिल आपका पाया जाता है। और इसमें आपका पौधों में लचीलापन भी कोलेन काइमा के अंतर्गत आता है। पेरेनकाइमा क्या होता है, तो पेरेनकाइमा आपका क्या होता है, ये भी आपका जीवित होता है। पेरेनकाइमा भी आपका जीवित होता है और ये कहाँ पे आपका, तो पौधों के जो कोमल वाले भाग है वहां पे आपका जो है पाया जाता है। क्लियर, पौधे के कोमल वाले भागों में जो है आपका पाया जाता है। तो आपके सामने जीवित कौन सा हो गया, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जीवित होता है, मृत होता है आपका स्केलन काइमा। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषण में वृषण डैश में, तो कहाँ पे, अंडकोश की थैली में, स्कोटम में। वृषण जो है कहाँ पे, तो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर होता है। अंडकोश की स्कोटम आपका कहाँ है, तो ये वाला पोर्शन आपका स्कोटम है। ये कहाँ होता है भैया, तो इसमें आपका वृषण आपका जो है अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर होता है। वृषण बाहर,
देखिए इसमें आपका शुक्राणु का जो स्पर्म का जो है निर्माण भी क्या क्यों होता है भैया, ये बाहर ये टेस्टिस में होता है, आपका वृषण में होता है। शरीर के जो शुक्राणु का निर्माण करने के लिए शरीर का जो तापमान है उससे कम तापमान का जरूरत है, इसीलिए वो जो है बाहर भी आपका जो है स्थित रहता है। क्लियर। चलिए अगले नंबर पे हम लोग आए। नेक्स्ट देखिए, एक जो है लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी, आज हम लोग 2 सेट करेंगे, 1 सेट नहीं करेंगे, आज हम लोग 2 सेट करेंगे, ठीक है। एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है। कितना है? तो 80 मीटर है। कितना है? तो 80 मीटर है। लहर की गति कितना है? 20 मीटर है प्रति सेकंड है। तो नाव तक उस तरंग शीर्ष की पहुंचने में लगा आवश्यक समय कितना होगा? कितना होगा? तो देखिए आपके सामने क्या आ गया, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी और बटे में क्या हो गया? समय। हमको समय निकालना है, बहुत ही आसान है। तो समय, समय के लिए क्या होगा? चाल गुने दूरी, चाल गुने दूरी। चाल कितना दिया है? तो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका दिया है। तो 20 और गुने दूरी कितना दिया है? तो 80। हमको निकालना क्या है? अच्छा अच्छा, ये देखिए गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा सा। हमको निकालना क्या है? निकालना हमको क्या है? तो निकालना हमको समय है, समय निकालना है, समय निकालना है, ठीक है भैया। अरे भैया तो समय का क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी और बटे में चाल ना होगा, दूरी और बटे में चाल होगा। दूरी कितना दिया है? तो 80 मीटर दिया है, और चाल कितना दिया है? 20। कट गया 4 बार में, 4 सेकंड आपका आंसर समय हो गया। कितना? 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन में बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए, एकदम हवा में उड़ा दीजिए अब जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक आ दिया क्वेश्चन, वनस्पति भागों या बीज होगा, बीज, बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाया कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, बीज से नहीं, उसके छोर के, कोशिकाओं के माध्यम से, उसके छोटा सा एक कोशिका के माध्यम से क्या होता है? नए पौधों का उगाना क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर उसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि छोटे से कोशिका से, छोटा एकदम कोशिका से नए पौधों का निर्माण करना। जैसे देखिए पहला नंबर ये आपका पेरेंट प्लांट है। देखिए यहाँ से को छोटा से यहाँ से काट लिया गया और उसके बाद पौधे का दोबारा निर्माण किया गया। देखिए छोटा सा काटा गया, उसके बाद ये वाला स्टेप हुआ, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ। ये क्या हुआ? तो पौधे के एक छोटा सा कोशिका को काट के उसके बाद नए पौधे का निर्माण करना, बिना बीज के, बीज का यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया, पौधे के एक अंश को काट के छोटा सा नया पौधे का निर्माण, ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आगे चले हम लोग। चलिए, तार की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? देखिए भैया किसको दुगनी किया है? तार की लंबाई को, लंबाई को दुगनी किया है। और एमीटर मतलब आपके सामने करंट पे बताना है। करंट आपका क्या हो गया? एमीटर मापा जाता है करंट के द्वारा, एमीटर जो है करंट के लिए है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला कहते हैं आर इक्वल टू रो गुने एल बाई ए। पहला फॉर्मूला ये जानते हैं, दूसरा हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर जानते हैं। और यहां से आपका स्पष्ट हो जाएगा I इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर होगा। इसका बस आपको ध्यान देना है। हम तो कहेंगे इसका हमको अभी उतना जरूरी भी नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। I इक्वल टू V बाई आर। अब जैसे जैसे बोला है बस हम उसको लिखते जा रहे हैं। अगर लंबाई को दुगुना कर देंगे, इस लंबाई को अगर दुगुना कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए, तो आपके सामने क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी आपका दुगुना हो जाएगा। प्रतिरोध भी आपका ए भी आपका दुगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया।
अगर लंबाई दुगना की है तो प्रतिरोध दुगना हो गया। और आ जाइए जरा सा, जब प्रतिरोध यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, दुगना हो गया, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। करंट आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधा गुना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा, आधा गुना आपका हो जाएगा। अब समझे होंगे। देखिए लंबाई अगर आपका दुगना हो गया तो आपका प्रतिरोध भी आपका दुगना हो जाएगा, सीधा है, डायरेक्टली है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। क्लियर। तो लंबाई दुगना हो जाएगा तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अगर I है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का, तो अगर प्रतिरोध दुगना हो गया तो आपका करंट क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। यहां से आपका स्पष्ट हो गया, यह आधी रह जाती है, आधी आधी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। ये दो को फॉर्मूला लगाना है, एगो हाई वाला फॉर्मूला लगाना है, एगो आपका हाई वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। इस हिसाब से आपको कंसेप्ट, इतना क्वेश्चन में ये एगो अच्छा थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगले पे आइए। अगले पे, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से, ये भी जब बताते हैं आपको एग्जाम में पूछा जाता है, किसका कोई इकाई नहीं है, किसका नहीं है भैया, तो घनत्व का तो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। विस्थापन का भी होता है, मीटर होता है, और दाब का भी होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन सापेक्षित घनत्व नहीं होता है, ये आपका क्या है, हमको बताना नहीं होता है, तो सापेक्षित घनत्व का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सापेक्षित घनत्व क्या है, तो ये आपका अनुपात है, ये आपका अनुपात है। आपका क्या होता है, तो आपका वस्तु का घनत्व और बटे में पानी का घनत्व, सापेक्षित घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो वस्तु का घनत्व और बटे में पानी का घनत्व। देखिए देखिए सापेक्षित घनत्व, वस्तु का घनत्व, ठीक है, और बटे में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। तो स्वाभाविक है ना, है तो घनत्व, घनत्व कटिए गया तो बचेगा कहां से, इसका कोई भी इकाई नहीं बचेगा। आगे चले हम लोग अगले नंबर पे। चलिए एग्जाम में यहां से आपका न्यूमेरिकल भी आपका बनता है, वस्तु का घनत्व और आपका पानी का घनत्व, सापेक्षित घनत्व निकालने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ क्या है आपका संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। अच्छा देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पाद करने में विशिष्ट योग्यता रहता है। अल्युमिनियम नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन आपका आएगा। कार्बन आपका क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। कार्बन आपका जो आएगा बिल्कुल भी सही आएगा। कार्बन आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सबके साथ आपका सार्वभौमिक आपका होता है। कौन सा तत्व, तो वो आपका तत्व है कार्बन, आपका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण, स्थिति के कारण जो भी परिवर्तन होगा तो उसमें स्थिति के कारण, ये बस स्थिति या आकृति देख लेंगे और इससे आपका परिवर्तन होगा। तो उसमें वस्तु में निहित ऊर्जा को, उसमें कौन सा ऊर्जा कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थिति के कारण परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। स्पष्ट दे दिया, स्थिति या आकृति के कारण उसमें अगर ऊर्जा उत्पन्न होगा तो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या दिया है, अगर गति के कारण ऊर्जा होगा तो भैया गतिज ऊर्जा हो जाएगा। किसी जल विद्युत
गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कि देखिए, एक जल विद्युत गृह में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। एक किसमें? तो जल विद्युत गृह में पानी का आपका स्थितिज ऊर्जा आपका किसमें बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा आपका बदल जाता है किसमें? तो गतिज ऊर्जा में आपका जो है बदल जाता है, और उसके बाद विद्युत ऊर्जा में आपका जो है होता है। क्लियर? उसके बाद आपका जो है विद्युत ऊर्जा आपका होता है। क्लियर? देखिए, किसी जल विद्युत गृह में गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपका सही उत्तर आएगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आइए, 250 ग्राम का एक क्या दिया है? 250 ग्राम का एक जो है क्लियन, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तैयार करने के आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितना होगा? सॉल्यूशन होगा यहाँ पे 250 ग्राम का एक सॉल्यूशन, जिसमें ग्लूकोज का मात्रा 5% है, तो वो कितना हो जाएगा? तो आपका सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मात्रा देखने के लिए कितना होगा? तो 5% कितना का? ऑफ 250। सिंपली आप इतना कुछ नहीं कीजिए, सिंपली आप इतना कुछ नहीं कीजिए, इक्वल टू 5%, मतलब 5/100 गुने 250, ये कट गया, ये कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 112.5 ग्राम, 12.5 ग्राम। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं था, 12.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। कुछ नहीं करना है, 250 ग्राम का 5% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12.5 ग्राम। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात, न्यूलैंड के समय तक कितना था? तो ज्ञात था, तो टोटल आपका 56 तत्व न्यूलैंड के समय तक ज्ञात था, वाले आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था, तो 56 तत्व न्यूलैंड के समय में इतना था, 56 था। ये खाली क्या करता था, इसमें कुछ कुछ लिमिटेशन था, केवल हल्के तत्व तक ही न्यूलैंड का नियम आपका जो है लागू था, हल्का तत्व तक ही आपका लागू था। और न्यूलैंड के समय अंतिम तत्व आपका जो है कौन सा था? तो आपका कैल्शियम था। ठीक है, अंतिम तत्व आपका जो है कौन सा था? तो अंतिम तत्व तो थोरियम था, और नियम लागू होने वाला कौन सा था? तो आप देख सकते हैं कैल्शियम। यहाँ पे आपका जो है दिया भी होगा इसमें आपका, न्यूलैंड का अष्टम नियम केवल कहां तक लागू था? न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के लिए ही बस जो है लागू था, अंतिम तत्व तो थोरियम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? देखिए भैया, कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? बिजली का चालक नहीं है। बिजली का चालक के लिए क्या चाहिए? उसमें आपका कब होगा विद्युत प्रवाह, या विद्युत का धारा प्रवाह कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का आपका फ्लो हो, उसमें आपका आयन में आपका टूटे, तो भैया क्या होगा? ये सब आपका इसमें होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में, एसिटिक ऑक्साइड में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, लेकिन ग्लूकोज का घोल में आपका नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज में आपका क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है, वो पानी में घुलने ही नहीं देगा। आयन में आपका जो उसका आयन इतना सहसंयोजक बंधन में आपका रहता है कि उसका आयन पानी में घुलने ही नहीं देगा, तो कहां से भैया विद्युत का आपका धारा प्रवाह करेगा? क्लियर? चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो पूर्ण पाचन आपका कहां पे होता है? तो आपका छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन आपका कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का इसका एक आपको किस शेप में आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा? तो यू, इंग्लिश का अक्षर यू में आपका जो है दिखाई देता है। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का आपका सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो है आपका जो है सही उत्तर है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो होता है। क्लियर? और ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट में आपका जो है सबसे अधिक रहता है, छोटी आंत को भैया इस हिसाब से। और हाँ, इसका जो है
छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? लंबाई, तो लंबाई होता है 6 मीटर और चौड़ाई होता है आपका, छोटी आंत का चौड़ाई होता है कितना? तो 2.5 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई होता है। क्लियर? तो चलिए आपका ये वाला सेट खत्म हुआ। ये 22 नंबर सेट था, 22 नंबर जो है आपका ये सेट था। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर सेट आपका खत्म हुआ, लेकिन क्लास खत्म नहीं हुआ। अगला जो है हम लोग का अब जो होगा आपके सामने, वो आपका हम लोग करेंगे 23वां नंबर सेट। एक दिन में अब कोशिश करेंगे कि 2 सेट करके कर दें, जिससे कि आपका ये समाप्त हो जाए। तो 23वां नंबर सेट जो है अब आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग करने वाले हैं आपके सामने पहला नंबर, जो 22 नंबर तो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं तो वो आप देखिएगा, तो सेट नंबर 23, सेट नंबर 23 जो है हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, 22 वाला आपका कंप्लीट हो गया, मतलब अब आपको एक दिन में या एक क्लास में या एक वीडियो में 2-2 आपका जो है सेट दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं 23 नंबर सेट जो है आपका चल रहा है। किसी का मन में कंफ्यूजन होगा कि आखिर हम लोग का ये कौन सा सीरीज चल रहा है, तो इसमें से आप लोग देखिएगा ये आपका 39 सेट है एएलपी टेक्नीशियन का, एएलपी और टेक्नीशियन वाले का 39 सेट है, जिसमें से सीबीटी 1 का अगर देखा जाए, सीबीटी 1 का आपका दोनों में काम लगेगा, एएलपी और टेक्नीशियन में। तो सीबीटी 1 का अगर देखा जाए तो 30 सेट है, तो ये 30 सेट को हम लोग जो है कंप्लीट कर रहे हैं। 22 सेट 22वां नंबर तक तो हम लोग कर लिए। अब आपका जो है 23वां नंबर का हम लोग डिस्कशन पे आ चुके हैं। इसको कंप्लीट पीडीएफ बुक को लेना कैसे है, तो इसको आपको यहाँ से लेना है। आप सिंपली जाइएगा, एमजी क्लासेस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बुक वाले पोर्शन पे क्लिक कीजिएगा और वहां से आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारा आपका वहां पे कंटेंट दिया हुआ है। आइए तो चलते हैं हम लोग 23वां नंबर सेट में। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए 23वां नंबर सेट के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन जरा सा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको देखिए, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन आपका सर आसान है, तो भैया प्रीवियस ईयर को सबसे पहले एक बार आप पूरा रगड़ दीजिए ना प्रीवियस ईयर को, उसके बाद तो करना ही है। ये प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का सबसे पहले प्रीवियस ईयर को रगड़िए, तब जाके वो प्रीवियस ईयर कभी आपका बेकार नहीं जाता है, प्रीवियस ईयर से ही अधिक फायदा मिलता है आपको। इसीलिए हम कंप्लीट करवा रहे हैं, वरना हमको क्या जरूरी था एक एक सेट करवाने का, थोड़ा मोड़ा करवा देते जो नॉर्मल क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे चलते हैं उस क्वेश्चन में। लेकिन नहीं, प्रीवियस ईयर को एक एक क्वेश्चन को पहले करिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। देखिए आइए जरा सा क्वेश्चन नंबर हम आते हैं इस पे। ये आपका 23 नंबर चल रहा है। जिन लोग को भी मन में डाउट होगा ये 23 नंबर कौन सा है, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे 29/8/2018 का शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 2 है आपका। ठीक, आइए चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये रहा। अब हम लोग बस क्वेश्चन करेंगे और आपका एक एक क्वेश्चन को धड़ल्ले से करते जाएंगे। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिकी अवस्था क्या होती है, तो किस पे बोला है 12 डिग्री सेल्सियस पे। भैया 12 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उससे पहले समझने के लिए जरा सा हम लोग एक फ्लो चार्ट है आपके सामने, देखिए। इस फ्लो चार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट में ये दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर इधर होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो जाएगा, तो जल की अवस्था क्या हो जाएगी, तो आपका जल बर्फ बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। हम लिख दे रहे हैं कि बर्फ बन जाएगा, मतलब क्या हो गया, तो आपका सॉलिड हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहता है, तो आपका द्रव रहता है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 डिग्री सेल्सियस, तो 12 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आपका रहेगा।
तो ये तो आपका आंसर क्लियर हो गया। 0 से लेके 100 का बीच में क्या रहेगा, द्रव अवस्था में, और 12 डिग्री आपका बोला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 12 डिग्री पर जल की भौतिकी अवस्था क्या होती है, तो द्रव रहती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव मतलब हो गया लिक्विड। और 100 डिग्री सेल्सियस पे अब आपका क्या होगा, तो आपका पिघलने लगेगा, जो जल है आपका वो क्या हो जाएगा, या आपका किस अवस्था में, तो गैसियस अवस्था में आपका आ जाएगा। 100 के बाद में आपका गैसियस अवस्था में आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे हम लोग क्वेश्चन पे चले, अगले नंबर पे चले हम लोग। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उबलता है, उबलता है आपका। तो ये आपको ध्यान देना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या हो जाएगा, जमने लगेगा भैया, बर्फ फॉर्मेट में आ जाएगा, सॉलिड के फॉर्मेट में आ जाएगा। 0 से लेके 100 के बीच में क्या होगा, तो 0 से लेके 100 का बीच में द्रव अवस्था में रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद से आपका उबलता है आपका। क्लियर, पहला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, द्रव आएगा। क्वेश्चन क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिकी अवस्था द्रव अवस्था में रहेगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी जरा सा आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि घनत्व अधिकतम कब होता है जल का, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका अधिकतम आपका जो है घनत्व होता है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है 4 डिग्री वाला। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, किसके किसके योग को कहा गया है, तो एक आपका स्थितिज ऊर्जा और दूसरा आपका गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। इसी को कहा जाता है आपका क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। एग्जाम्पल को जरा सा अगर हम लोग समझें, तो एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपके सामने ये क्या है, तो एगो पहाड़ है, एगो पहाड़ है, ठीक है। ये पहाड़ से क्या हो रहा है, ये पहाड़ से एगो पत्थर को लुढ़काया गया, एगो पत्थर अपना लुढ़क रहा है। तो पत्थर जब पहाड़ से लुढ़केगा, उसमें क्या हो रहा है, गति आएगा। जब गति आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और कुछ ऊंचाई से पहाड़ का भैया कुछ ऊंचाई होगा, कुछ ऊंचाई होगा, मान लीजिए h ऊंचाई है, और जब ऊंचाई आ जाए तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। इसीलिए पत्थर का पहाड़ से लुढ़कना या कोई भी चीज का पहाड़ से लुढ़कना, ये कौन सा ऊर्जा होगा, तो इसमें आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब लुढ़कता है तो उसमें आपका गति आ जाता है, और कुछ ऊंचाई से आपका जो कुछ ऊंचाई रहेगा ही तभी ना लुढ़केगा, बराबर पर थोड़ी लुढ़केगा, ऊंचाई रहेगा। तो वो जो ऊंचाई रहता है उसके कारण उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के कारण आ गया, गति के कारण गतिज ऊर्जा। और जब दोनों ऊर्जा एक साथ रहेगा उसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी, उसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। अगले नंबर पे आइए, जरा सा क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर आपके सामने क्या है, एक वस्तु जिसका क्या दिया है, देखिए एक वस्तु, देखिए क्या दिया है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, 15 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग से गति कर रहा। बहुत ही आसान है। द्रव्यमान दे दिया आपका कितना, तो m दे दिया आपका 15 किलोग्राम है, ठीक है। वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, वेग मतलब v, 4 मीटर प्रति सेकंड, यही ना है आपके सामने। जब ये दोनों आपको दे ही दिया है, गतिज ऊर्जा निकालना है, फॉर्मूला सब कोई जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। हाफ हो गया, m का कितना है, तो 15 है, और v² 4 गुने 4, 2 से आपका कट गया 2 बार में, आपका 15 दूनी 30, चौके 120 जूल, 120 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन एहू में कोनो ना कोनो गलतियां कर देता है। क्लियर, चलिए, तो ये आपका न्यूमेरिकल गतिज ऊर्जा से संबंधित आसान क्वेश्चन है आपका। अगले नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक है, बिजली का कुचालक, कुचालक, कुचालक बताना है, सुचालक नहीं बताना है, बिजली का कुचालक बताना है कि कुचालक कौन सा है। तो देखिए, उष्मा और ताप का,
भैया सुचालक कौन है? तो सब धातु आपका तो पहला बात सुचालक है, उसमें से सिल्वर जो है सबसे अधिक सुचालक होता है। सिल्वर ये भी पूछा जाता है, जो एजी हो गया, सिल्वर हो गया, सबसे अधिक आपका क्या है? तो सुचालक है, सुचालक है। और सबसे कम है सीसा आपका, सबसे कम लीड आपका जो है सबसे कम, मतलब वो कुचालक के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। हमको पूछा है कौन बिजली के कुचालक है। देखिए तो सब धातु तो आपका है, तो ये धातु हो गया, ये भी धातु हो गया, लेकिन इसके साथ में रबर दिया है, कुचालक बोला है, कुचालक। माइका आपका कुचालक है, क्वार्ज आपका कुचालक है, धातु आपका सुचालक है, सभी धातु सुचालक है। तो हमको कुचालक के बारे में बोला है, तो भैया आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है माइका और रबर। माइका और रबर आपका क्या है? तो ये आपका भैया कुचालक है, माइका और रबर। तो केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। केवल एक, ये वाला केवल एक है, देखिए ये वाला केवल एक है। ये धातु के साथ रबर है, इसीलिए धातु के साथ रबर है, और ये दो है, दो वाला नहीं मार दीजिएगा, देख के गलत हो जाएगा, क्योंकि एगो तो इसमें सुचालक है ना, धातु और रबर में एक तो सुचालक है, और हमको कुचालक बताना है, जो कि दोनों आपका माइका और क्वार्ज आपका क्या है? कुचालक है, इसलिए केवल एक होगा, केवल एक होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ये नहीं कि धड़ल्ले से मार दिए और मार के आ गया कोनो की 1 2 3 या 2 3 मार देगा, गलत हो जाएगा। केवल इसमें कुचालक बताना है, और यहाँ पे सुचालक भी दिया हुआ है, इसमें भी आपका सुचालक दिया, इसलिए 2 और 3 को नहीं मारिएगा आंसर। चलिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समझिए जरा सा, क्या है भैया विस्थापन के परिवर्तन के दर को? बहुत ही आसान है, विस्थापन मतलब ds बाई dt। क्या कहा जाता है? तो इसको वेग कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगर विस्थापन के जगह पे अगर दे देता वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग के परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? dv बाई dt को क्या कहा जाता है? तो इसको त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसी को तो भैया त्वरण कहा जाता है। मतलब आपके सामने क्या हो गया, समझिएगा, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। विस्थापन के दर के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। और अगर वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो वेग के परिवर्तन के दर को कहा जाता है त्वरण। इस कंसेप्ट को आपको जो है समझना है। क्लियर? चलिए अगले नंबर पे आइए, अगला नंबर को देखिए, इसको जरा सा देखिए। ये आपके सामने क्या बोला है? स्वैच्छिक कार्यों। क्वेश्चन को जरा सा समझिएगा। स्वैच्छिक कार्यों मतलब अपने इच्छा से। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी आपका होता है भैया? कौन होगा आपका उत्तरदायी? मध्य मस्तिष्का, मिड ब्रेन आपका नहीं होता है, अनुमस्तिका होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अनुमस्तिका आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। सेरिबेलम, सेरिबेलम ये आपके सामने ब्रेन का पार्ट है, तो इसका आपके सामने देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसी को कहा जाता है आपका सेरिबेलम, जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ऊपर वाले को सेरिबेरम, दोनों अलग है। ये आपका सेरिबेरम है और ये आपका सेरिबेलम है। ठीक है, चलिए, सेरिब्रम है, ये आपका सेरिब्रम है, और ये आपका सेरिबेलम है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क आपका सही उत्तर आएगा। आइए अगले नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? पानी के साथ बताना है, क्वेश्चन को देखिए, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के साथ सही नहीं है? तो अगर कैल्शियम के साथ जल को मिलाएंगे तो हमें क्या निकलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, और प्लस कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर कैल्शियम को जल के साथ मिलाते हैं हमें निकलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, और जो है आपका हाइड्रोजन निकलेगा। और कैल्शियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है,
प्रकृति में आपका मुक्त अवस्था में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, नहीं कौन सा है, तो अभिक्रिया की तीव्रता क्या करती है, कम कर देती है अभिक्रिया की, ये आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, तो ये क्या करता है, अभिक्रिया की तीव्रता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। कैल्शियम को अगर जल के साथ मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है भैया, किसको कहा जाता है, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है नाभिक को। किसको, नाभिक को आपका जो है कहा जाता है, नाभिक का। ये रॉबर्ट ब्राउन कौन है, तो यही नाभिक का आपका जो है ये है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट 1931 ईस्वी में 1831 में, देखिए आपके सामने यहाँ भी दिया भी है, देखिए न्यूक्लियस की खोज कौन की, न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कब, 1831 ईस्वी में आपका किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है किया गया। इसमें कोशिका के वंशानुगत जानकारी होता है तथा कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी जो है किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। क्लियर। अगले आइए, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़े और ज्ञात करें। भैया गलत को खोजिए, कौन सा गलत है। देखिए तांबा ही ना होगा, कॉपर, तांबा, तांबा ये क्या होगा, कॉपर, ये सही है। सोना को क्या कहा जाता है, एयू, ये भी सही है। देखिए भैया ये प्लेटिनम को पीटी, ये भी सही है। चांदी को एजी, सिल्वर का एजी सिंबल होता है, ये सब सिंबल दिया है। लेकिन पारा का, मरकरी का आपका क्या होता है, एमी थोड़े होता है, एमी नहीं होगा। पारा का आपका क्या होगा, एचजी होता है। अरे भैया पारा का क्या होता है, ये पारा का, मरकरी का आपका क्या होता है सिंबल, तो एच और स्मॉल जी होता है, एच और स्मॉल जी होता है। अब आपको बताना है क्या गलत कौन सा है, तो गलत है सी नंबर, गलत है, सिर्फ सी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, केवल सी वाला जो है गलत है। इसी हिसाब से मार दीजिए आंसर, सिर्फ सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आएगा, सिर्फ सी। अगला वाला देखिए, अगला, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी जो है सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति आपका क्या आएगा, इसको समझिए जरा सा, इसको समझिए। इसमें आपका आवृत्ति निकालना है, और आवृत्ति के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू v बाई लैम्डा, ये होता है भैया। इसको लिख देते हैं, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है आपका वेग, वेग और बटे में क्या हो जाएगा, दूरी पकड़ लीजिए या लंबाई पकड़ लीजिए, दूरी। तो भैया बस बैठा दीजिए, वेग कितना दिया है, तो वेग आपका 25 मीटर प्रति सेकंड, 25, और आपका दूरी कितना दिया है, 100 मीटर, 100 मीटर का आपका दूरी है। तो 25 बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.25, कितना होगा, तो 0.25 हर्ज हो जाएगा, 0.25 हर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, 0.25 आपका जो है हर्ज आपका सही उत्तर है। क्या हुआ, चलिए चलिए क्या होगा आपका, 0.25 आपका जो है सही उत्तर है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एगो आपका रिएक्शन से जरूर क्वेश्चन रहता है, रिएक्शन से आपका जो है जरूर क्वेश्चन रहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। एक होता है विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। तो हम लोग बस द्विविस्थापन बोला है तो जरा सा
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द्विविस्थापन को समझते हैं। समझिएगा, देखिए ए और बी प्लस सी और डी, ई क्या होता है, ए चल जाएगा कोनो एगो के साथ, मान लीजिए ले लिए हम यहाँ पे ए ले लेते हैं केकरा साथ, सी के साथ, ए ले लिए हम यहाँ पे किसके साथ, सी के साथ ले लेते हैं, और उसके बाद बी को ले लेंगे भैया डी के साथ। और यही आपका देखिए दोनों एक दूसरे के साथ, ए हो गया सी के साथ, तो देखिए ए हो गया सी के साथ और बी होगा डी के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक को ए ले लिए सी के साथ भी और ए ले लिए डी के साथ भी, ये द्विविस्थापन नहीं होगा। ऐसा एक और भी नहीं होगा कि ए ले लिए हम यहाँ पे किसके साथ, सी के साथ ले लिए और बी भी ले लिए सी के साथ, वैसा नहीं होगा। ए वो लेगा इसके साथ तो फिर जो बचलका है वो बचलका के साथ जो है बगल में जाके सटेगा, तो ए आ गया सी के साथ और बी आ गया आपका डी के साथ। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए और बताइए कि द्विविस्थापन कौन सा है। देखिए सिर्फ एक एक को पकड़िए, CuSO4, एक एक को पकड़िए धर के एकदम, देखिए क्या दिया है, CuSO4 क्या दिया है, CuSO4 और H2SCuS। इस Cu जो है CuS बना, मतलब किसके साथ आ गया, इस Cu जो है ये आ गया S के साथ। ठीक है भैया, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपका इसमें क्या बोला है, अब क्या बचा, SO4 बचा। SO4 आपका अब किसके साथ, तो H2 के साथ आ जाएगा, तो बिल्कुल H2 आ गया और SO4 बन गया। तो पहला वाला तो आपका द्विविस्थापन है, ये क्लियर हो गया, पहला वाला द्विविस्थापन है, क्योंकि हम आपको बताए थे कॉपर आ गया सल्फर के साथ तो आपका CuS बना, और SO4 आ गया आपका हाइड्रोजन के साथ तो H2SO4 बन गया, पहला है आपका। इस हिसाब से अगर दूसरा को देखा जाए तो आइए दूसरा मिलाते हैं, Mg3 और Mg3 केकरा साथ बन गया है, MgOH2। हई देखिए हई Mg का किया है, पूरा को धर लिया है, पूरा को धर लिया, पूरा को मना के, पूरा को थोड़े धरना है, दोनों को ले लीजिएगा, वो दोनों को नहीं लेना है, केवल अगर ऑक्सीजन को पकड़ता तो काम होता। ई का किया है MgOH2, पूरा को पकड़ लिया है, पूरा को, वैसे आपका काम नहीं चलेगा, ये द्विविस्थापन नहीं है। ये हम आपको बताए हैं A B और आपका C D, तो है ए के साथ केवल बी को ही ना लीजिएगा, ए के साथ है सी को ही लिए, तो ए के साथ सी ले लिए, जो बचा बी और डी प्लस बी और डी आ गया। और हाई का किया हाई एमजी, हाई ए का किया हाई सी डी, दोनों को ले लिया एक साथ। देखिए हाई एमजी का किया भैया, हाई दोनों को ले लिया, एक को खाली लेना था, इसीलिए आपका द्विविस्थापन नहीं है, हमको नहीं है बताना है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। समझिएगा, थ्योरी इसलिए पढ़ लीजिएगा, तो द्विविस्थापन नहीं है, लेकिन तीसरा नंबर आपका द्विविस्थापन है, चौथा भी आपका द्विविस्थापन है। क्लियर, द्विविस्थापन को रिएक्शन को पढ़िएगा, एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में तो जरूरी रहेगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, समझिए क्या दिया है, परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो यह क्या है, 17 किसका होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हीलियम किसका है, क्लोरीन का है ना जी, क्लोरीन का आपका 17 है, तो यह कौन सा होगा, क्लोरीन अगर 17 है तो यह आपका हाइलोजन ग्रुप के अंतर्गत में आएगा, एक हाइलोजन गैस है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ग्रुप नंबर 17 भी आपका क्या है, हाइलोजन के अंतर्गत में आ जाएगा। 17 परमाणु क्रमांक 17 है, इसको हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं, कहिएगा सर दिखाइए कैसे, आइए जरा सा, परमाणु क्रमांक 17 किसका है, तो 17 आपका किसका है, क्लोरीन का आपका जो है 17 है, 17 हो गया। और इसको पूरा ग्रुप को, ये ग्रुप नंबर कितना नंबर है, 17 नंबर ग्रुप है, इसी को कहा जाता है हाइलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, एक हाइलोजन गैस क्लोरीन है आपका। चलिए अगले नंबर पे, निम्नलिखित में से, अगले नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिजल जल से अलग करेगी। देखिए भैया वो कौन सा विधि जो है किससे, तो जल को पंकिजल जल से अलग करेगी, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन विधि के द्वारा, फिल्टरेशन के द्वारा, जो हम लोग फिल्टर करते हैं, फिल्टर क्या करता है भैया, तो वो आपको सॉलिड भाग से द्रव को अलग कर देता है।
द्रव को आपका अलग कर देगा। जैसे कि किसी को छानते हैं, तो छानते हैं तो कभी कल क्या होता है, द्रव आपका अलग हो जाता है और सॉलिड वाला अलग हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है, और उसी को निस्यंदन कहा जाता है। कौन सी विधि, जल की पंकजल जल को अलग करता है, तो फिल्ट्रेशन विधि द्वारा निस्यंदन सॉलिड भाग को द्रव से अलग करता है, सॉलिड भाग को द्रव से अलग करता है। देखिए जरा सा कुछ फैक्ट भी लेके आए हैं। निस्यंदन कौन सा, एक जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स है, आपका कॉम्प्लेक्स है, जिसके माध्यम से केवल तरल पदार्थ ही गुजर सकता है। फिल्ट्रेशन के माध्यम, चाय छन्नी से लेके छानते हैं, चाय छानते हैं ना चाय छन्नी से, तो वो आपका क्या है, केवल पानी वाला ही मात्रा ना नीचे जाता है, सॉलिड वाला चपतिया थोड़े चल जाता है उसमें। चपत्ती अगर चल जाता है तो आपका चाय छन्नी में छेद है। तो इस चीज को समझिए, वो कौन सा विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा होता है, जिसके माध्यम से केवल तरल पदार्थ ही गुजर सकता है, जो द्रव पदार्थ है। यह एक फिल्टर का माध्यम है, उपयोग करके ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ के मिश्रण से अलग करते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। अच्छा, कौन सा सही है या गलत है बताना है। पहला नंबर को देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। बाएं से दाएं चल रहे हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, ये कहा गया यहाँ। देखिए हम लोग क्या है, बाएं से दाएं चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया पहले क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसके बाद फिर जो है बढ़ जाएगा। पहले आपका क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। ये पहला नंबर पॉइंट सही है आपका। आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, नहीं, गैर धातु का घट जाता है। अगर केवल धातु रहता तो बढ़ जाता। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कथन ए जो है आपका सही है, लेकिन बी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए गैर धातु जब ऊपर से नीचे के तरफ जाता है तो आपका घटता है, बढ़ता नहीं है, और यहाँ पे बढ़ता है दे दिया है। गैर धातु मतलब अधातु के बारे में बात किया है। तो आपका स्पष्ट हो गया, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। आइए जरा सा, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। भैया बताइए, अनसैचुरेटेड असंतृप्त कौन सा है। सबसे पहले असंतृप्त को समझिए। असंतृप्त ये कौन सा होता है, तो ये आपका होगा अल्कीन वाला, और दूसरा आपका अल्काइन। अल्काइन असंतृप्त कौन सा होता है, CnH2n, CnH2n और CnH2n -2 असंतृप्त आपका जो है यौगिक होता है। ठीक है, को दहन करने के दौरान डैश देखी जाती है। कौन सा लौह देखा जाएगा आपका, नीला या पीला, दूगों में से एक होगा, पीला दिखाई देगा। पीला आपका जो है दिखाई देता है। असंतृप्त को अगर दहन करते हैं तो पीला। और ज्वलन ताप सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक आपका है नीला में होता है। ज्वलन ताप सबसे अधिक आपका किस में होता है, नीला में होता है, और पीला में आपका कम होता है नीले के अलावा। नीले के तुलना में आपका पीला में क्या होता है, आपका जो है कम होता है। क्लियर? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए कमेंट कीजिएगा कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। देखिए भैया, बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, और बायोमास ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा आएगा उसको जरा सा समझ लीजिए। यहां से देखिए जरा सा, बायोमास ऊर्जा का वह स्रोत है जो पशु अपशिष्ट और पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है। किससे? पशु का अपशिष्ट और पौधों का सामग्री। इसे गाय का गोबर बायोमास के ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। लकड़ी, इथानल, ये सब क्या हो गया आपका बायोमास का। तो आइए जरा सा, गाय का गोबर, लकड़ी, इथानल, ये भैया देखिए सब तो दे ही दिया। ये आपका क्या बोला है, बायोमास ऊर्जा कौन कौन सा है, तो लकड़ी है क्योंकि पौधे से आपका रिलेटेड होना चाहिए,
और इथानल है, गाय का गोबर भी है, पशु से भी आपका, लेकिन परमाणु ऊर्जा आपका नहीं है। परमाणु ऊर्जा आपका क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आपका कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पे आपका या संलयन पे आपका जो है, नाभिकीय संलयन पे आपका जो है काम कार्य करता है परमाणु ऊर्जा। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितना है, देखिए जरा सा इसको हम लोग देखते हैं। आपका फोकस लंबाई कितना है, तो 50 सेंटीमीटर है। F इक्वल टू कितना हो गया, ये सही से काहे नहीं लिखा रहा है, 50 सेंटीमीटर है। पहले तो मीटर में बदलिए, मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 50/100 कर देंगे, तो आपके सामने हाफ मीटर आ गया। ठीक है, उसका शक्ति क्या होगा, तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/F होता है। तो 1 और बटे में 1/2 ऊपर चल जाएगा, 2 डेप्टर आपका आंसर आ गया। क्या आया आपके सामने, तो आपका शक्ति कितना आ गया, तो 2 डेप्टर आपका आंसर आ गया। आंसर आपका कौन सा है, 2 डेप्टर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगले नंबर पे देखते हैं। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। खाली कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। गतिज ऊर्जा क्या है, तो समान है। ठीक है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगा, तो गति करेगा और तेजी से करेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा अगर जब समान है तो एक का गतिज ऊर्जा दूसरा का गतिज ऊर्जा ले लिए, हाफ mv², m1 v1 होगा और हाफ m2 v2 हो जाएगा, v2² हो गया, हाफ हाफ कट गया। अब जरा सा समझिएगा इसको, m1/m2 आया, v2² v1 का मतलब आपके सामने क्या आया, m1 ऊपर है, आई v1 नीचे है, आई m2 ऊपर है, आई v2 ऊपर है, m2 नीचे है, अब v2 ऊपर है। मतलब m1 देखिए, m1 ऊपर है और v1 आपका नीचे, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये नीचे का है वेग है, तो जिसका वेग कम होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिसका गति कम होगा तो मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। यही ना हो रहा है, उल्टा कर देना है भैया। तो भैया 5 kg हमको गति अधिक बताना है, तेज गति किसका है, तो तेज गति किसका होगा, जिसका आपका क्या हो जाए, गति तेज उसका होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा। तो अब आप बताइए 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम में किसका तेज गति होगा, तो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम में कम द्रव्यमान किसका है, 5 kg आपका कम द्रव्यमान है तो वो गति अधिक करेगा। यहीं से आपका स्पष्ट हो गया, यहीं से आपका स्पष्ट हो गया कि जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका गति अधिक करेगा, क्योंकि उल्टा है एक दूसरे का। तो आपको तेज गति कौन करेगा, जिसका द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान कम किसका है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम वाला गेंद तेज चल रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। इस कंसेप्ट को आपको समझना है। ये आपका दूसरा तरीका से भी बन सकता है, ये आपका संवेग का जो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मोमेंटम इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी, उस नियम से भी आपका जो है ये बन सकता है। क्लियर। चलिए, परागकण किसमें जो है पाए जाते हैं, परागकण आपका जो है वह किसमें पाए जाते हैं, तो आपके सामने ये फूल का भाग दिखाई दे रहा है, तो परागकण आपका किसमें पाए जाते हैं, तो आपके परागकोश में। किसमें पाए जाते हैं, तो आपका एंथर में। आपका ये वाला आपका जो है देखिए इसी में पाए, ये वाला जो है ना, ये वाला आपका क्या हो गया, जो पीला वाला, ये जो पीला वाला दिखाई दे रहा आपको, यही आपका क्या हो गया, एंथर हो गया, और इसी के अंदर परागकण आपके जो है पाए जाते हैं। और एंथर आपका क्या है, तो नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव है आपका। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट है, जरा सा इसको जरा सा देखना है तो देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने दिया है, ठीक है, देखिए आमतौर पर परागकण के जो है दाने कैसे होते हैं, तो गोलाकार का आपका होता है। यही दाना के बारे में बात किया गया है, यही दाना के बारे में बात किया गया है, ये सब जो दाना है इसी के बारे में बात किया गया है कि आमतौर पर क्या होता है,
तो गोलाकार आपका होता है। परागकण के एक पौधे के नर भाग जो है परागकोश से एक पौधे के मादा भाग वर्तिकन तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए और एक ठीक है कि परागन जो है क्या करता है, परागकणों को सूखने से रोकने के लिए उनके पास आमतौर पर एक सख्त सुरक्षात्मक आवरण जो है होता है। क्लियर? ये क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? चलिए हाँ ठीक है आपका। हाँ इस सेट में 19 गो क्वेश्चन था, इस सेट में आपका 19 गो था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो परागकण इसमें से पाए जाते हैं, तो आपका बिल्कुल भी सही उत्तर है आपका कि किसमें, तो परागकोश में आपका जो है पाए जाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका स्टेमेन के अंतर्गत आ जाएगा, और स्टेमेन आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। स्टेमेन आपका जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। तो इस सेट के अंदर हम लोग कितना को किए हैं, तो 22 नंबर तो हम लोग कर लिए सेट नंबर, और साथ में हम लोग 23 नंबर कर लिए हैं। अब आपके पास टोटल CBT 1 का कितना गो, देखिए 23 नंबर तक आज हम लोग कर लिए हैं। अब आपके पास कितना गो बचा, इसमें आपका टोटल 39 सेट है। 39 सेट में से आपका 30 सेट तो CBT 1 का है, 30 सेट आपका जो है वो आपका CBT 1 का है। हम लोग अभी कर चुके हैं, आज किए 22 और 23, 22 और 23 नंबर हम लोग जो है सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका 7 गो बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक एक सेट आपको जो है, एक दिन में 2 गो सेट दे। ठीक है, 7 गो सेट है, करवा लेंगे। पूरा ALP टेक्नीशियन दोनों के लिए कारीगर है। तो आप लोग भैया लेके 30 सेट को कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, चलिए 30 सेट आपका CBT 1 का है। CBT 1 को पहले हम लोग अब कुछ दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को।